नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अशोक कुलकर्णी आपकी सेवा में हाजिर है। दोस्तों 31 मार्च तो हो गया और अभी वक्त है अपने सारे जो 22 और 23 ये जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया 2022-23 उसके सारे अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करने का, उसका ऑडिट करने का, इनकम टैक्स के रिटर्न्स भरने का, रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट करने का, एजीएम लेने का, वाई रिटर्न करने का, ये सब बातें, ऑडिटर्स को अपॉइंट करने का और उनसे कंसेंट लेटर लेकर वो रजिस्ट्रार को सबमिट करने का। अभी हमेशा मुझे ये सवाल पूछा जाता है कि ऑडिट आप हमारे सोसाइटी का करना है तो हम डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या सबमिट करेंगे। हालांकि हर साल जैसे कोई संस्था में या घर में जैसे सत्यनारायण की पूजा होती है उसी तरह से हर साल ऑडिट भी होता है। एक साल ये सब बताने के बाद अगले साल तो याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, आपको ये बातें भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड पे आ जाएगी और सुविधा होगी सबको कि ऑडिट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। लेकिन इसके पहले हम आपके लिए जो वक्त में वक्त निकाल कर वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको कि जो मेरा चैनल है जहाँ पर मैं सब ये इन्फॉर्मेशन डालता हूँ उस चैनल को आप एक छोटी सी प्रोसेस करिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ में वहाँ पे एक बेल बटन दिया होगा, उसको दबा दीजिए, तो आगे चल के जितने भी मेरे सारे वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ जैसे मैं अपलोड करूँगा तो आपकी सेवा में आपके मोबाइल पे हाजिर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। ऑडिट के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले अगर सोसाइटी खुद अकाउंटिंग करती है या तो फिर दूसरे किसी मीन्स हमारे जैसे अकाउंटेंट के पास जब डेटा देती है करने के लिए तो क्या क्या हो। अगर सोसाइटी खुद अकाउंटिंग करती है तो क्या देना है, बाकी की तो सारी चीज़ें वही रहती है। तो सोसाइटी अगर खुद अकाउंटिंग, जिसका मैनुअल कुछ सिस्टम है और खुद अकाउंटिंग करती है और उनको ऑडिट के लिए देना है, उनकी कंडीशन पहले देखते हैं। उनके लिए उन्होंने बिल बुक और रिसीट बुक बनाया होगा साल भर का, तो वो बिल और रिसीट बुक का जो आपके पास जो कार्बन कॉपी बचती है या तो फिर आपने अगर कंप्यूटराइज आपके यहाँ डेटा रखा होगा तो उसकी समरीज रहेंगी बिल और रिसीट बुक की, बिल रजिस्टर और रिसीट रजिस्टर, ये अगर हो तो वो दे दीजिए। अगर मैनुअल है तो बिल और रिसीट बुक के आपके पास जो कार्बन कॉपीज़, डुप्लीकेट कॉपी जो बचती है बिल की, वो देनी पड़ेगी। उसके बाद सबसे ये जो सिस्टम है उसका आत्मा रहता है वाउचर की फाइल, जो भी उसके ऊपर ही घूमता है पूरा। आने वाले पैसे कितने गए, जो जाने वाले पैसे वो कितने, इसी के ऊपर ये पूरा ऑडिट घूमता है। तो वाउचर की फाइल आपकी होनी चाहिए। वाउचर की फाइल में जैसा मैंने अभी पिछला एक वीडियो डाला था उसमें मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था, आप वो देख लीजिए। हमारा जब इस सेमिनार हुआ था 12 तारीख को, तो उसमें बहुत सारी सोसाइटियाँ वाउचर बनाती नहीं है, सिर्फ बिल और इनवॉइसेस रखती है और सिर्फ कैश पेमेंट जो छोटे मोटे करते हैं उनके लिए ही वो वाउचर बनाते हैं। वैसा नहीं करिए। जो भी कुछ आप ट्रांजैक्शंस करते हो, आउटगोइंग जितने भी ट्रांजैक्शंस रहते हैं, फॉर दैट ऑल आउटगोइंग ट्रांजैक्शंस यू नीड टू ड्राफ्ट अ वाउचर एंड दैट वाउचर शुड बी साइंड बाय ऑल द मैनेजिंग कमिटी, ऑल द सिग्नेटरीज, अथोराइज जो सिग्नेटरीज है तीनों, जो सेक्रेटरी, ट्रेजरर और चेयरमैन, ये जो सिग्नेटरीज है इनके सिग्नेचर्स उसमें होने चाहिए। दूसरी बात, इसमें ओरिजिनल इनवॉइसेस, लाइट का बिल, पानी का बिल, म्यूनिसिपल टैक्स का बिल, जो चीज़ें आपने खरीदी की है, बाहर से खरीदी है, तो अगर कुछ इलेक्ट्रिकल गुड्स का सामान लिया होगा, सिविल प्लम्बिंग मटेरियल लिया होगा, गार्डनिंग का कुछ मटेरियल लिया है या कुछ भी चीज़ खरीदी है आपने, तो उसके सबके इनवॉइसेस ये वाउचर के फाइल में होना ज़रूरी है। उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है जिसको ब्लड वेन बोलते हैं, तो वो होता है बैंक का पासबुक। उसके अलावा तो काम नहीं होगा, क्योंकि बैंक का पासबुक में आपने जितने भी सारे रिसीट्स बनाए, जितने भी सारे पेमेंट्स किए, अगर चेक से किए या रिसीट चेक से आई है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बैंक के पासबुक में मिलेगी। उसके बाद आपको एफडी का इंटरेस्ट कितना मिला है या फिर सेविंग बैंक में इंटरेस्ट कितना मिला है, डिविडेंड अगर कोई संस्था से आपको मिलता है या तो फिर एफडीआर मैच्योर्ड हो गए, अदर इनकम कुछ हो गए हैं, तो उसकी सारी जानकारी बैंक के पासबुक में मिल जाएगी। तो बैंक का पासबुक देना ज़रूरी है। जितने भी सारे बैंक आप ऑपरेट करते हैं, तो बैंक नंबर 1, बैंक नंबर 2, बैंक नंबर 3, बैंक नंबर 4, ये सब जितने भी रहेंगे उसके
पासबुक के कॉपीज दो या तो फिर ओरिजिनल पासबुक देना। उसके बाद बारी आती है फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स के जेरॉक्स कॉपीज़ की। तो आपके पास जितने भी सारे फिक्स डिपॉजिट्स हैं उसके बैक टू बैक, फ्रंट एंड बैक जिसको बोलते हैं, तो फ्रंट एंड बैक उसका क्योंकि रिन्यू करते हैं तो रिन्यूअल की इन्फॉर्मेशन सब एफडीज के पीछे साइड में रहती है। तो वो पहला पेज और उसके पीछे का पेज, ये दोनों पेज की एफडीज की कॉपी आप उसके जेरॉक्स निकाल के अकाउंटेंट के पास आपको देना है। उसके बाद बैलेंस सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है। जो भी कुछ आपके सेविंग अकाउंट है, जितने भी सारे अकाउंट है, थाना डिस्ट्रिक्ट का तो अकाउंट कंपलसरी रहता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का। उसके बाद जो बैंक आपने जहाँ पे ऑपरेटिंग अकाउंट है, आपके जितने भी अकाउंट ऑपरेट करते हो वो सबके बैलेंस सर्टिफिकेट ले लेना। उसके बाद पिछले साल का, लास्ट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट का कॉपी और उसके साथ जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसका आपके फाइल में होना ज़रूरी है। और जो आपने कॉपी सबमिट किया है, अगर आपकी कॉपी सबमिट नहीं है, लास्ट ईयर का जो ऑडिट है 2022 का जो ऑडिट आपने किया, वो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किया हुआ उसकी एक्नॉलेजमेंट भी आपको फाइल में रखनी है। तो लास्ट ईयर का ऑडिट का प्रोसीजर पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये सब प्रोसीजर पूरी हुई आपने की है कि नहीं की है, ये सब ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन के आप अगर उसमें एक्नॉलेजमेंट रखते हो तो पता चल जाता है कि आपने ऑडिट किया और रजिस्ट्रार को कॉपी सबमिट की है, तो वही ऑडिट रिपोर्ट ऑथेंटिक माना जाएगा। उसके बाद बारी आती है इंटरेस्ट के सर्टिफिकेट्स की। ये आपको बैंक के पीछे लग के लेना पड़ेगा क्योंकि 31 मार्च होने के बाद ये जो इंटरेस्ट के सर्टिफिकेट्स है, जितने भी सारे आपके एफडीज है, तो बैंक उसमें से टीडीएस कट करती है और आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि सपोज आपके पास 25 फिक्स डिपॉजिट्स के कॉपीज़ है, उसमें से 7 या 8 एफडीज आपके रिन्यू हो चुके, तो उसका इंटरेस्ट भी आपको दिखेगा। और जो सर्टिफिकेट के ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट बैंक ने दिया है, वो साल का जमा ब्याज जिसको बोलते हैं, वो एक्रूड इंटरेस्ट जो दिया है उसका सर्टिफिकेट में पूरा उनकी पूरी डिटेल्स दी रहती है। तो वो अकाउंटिंग के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसका उपयोग क्या होगा कि जो आप इनकम टैक्स के रिटर्न भरते हो, तो इनकम टैक्स के रिटर्न में ये जो टीडीएस काटा हुआ है या इंटरेस्ट आपका कट किया है, बताओ टीडीएस ये जो इंटरेस्ट कट हुआ है ना, वो इंटरेस्ट का सब सर्टिफिकेट्स हम इसमें इनकम टैक्स के रिटर्न्स के लिए ज़रूरी होता है। बस उसी के ऊपर इनकम टैक्स बनाया जाता है आपका। जो नॉर्मल सोसाइटी रहती है उनको इंटरेस्ट से जो पैसा आता है वही पैसा टैक्सेबल होता है और उसके ऊपर ही वही इनकम करके ट्रीट किया जाता है, क्योंकि मेंबर से जितना भी सारा पैसा आता है वो जो पैसे हैं वो टैक्सेबल नहीं रहते, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। जो मेंबर्स क्या मीन्स शेयर ट्रांसफ़र फी भी आती है, रिपेयर फंड का भी पैसा आता है या मेंटेनेंस का भी आता है। इफ़ इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर देन इट इज़ नॉट टैक्सेबल। अदर सोर्सेज से जो पैसा आता है, समझो अदर सोर्सेज में क्या है कि एक तो बैंक का इंटरेस्ट है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी और बैंक का इंटरेस्ट भी, डिविडेंड आया है तो डिविडेंड भी। दूसरी बात जो एक्रूड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है, वो भी एज ए इनकम आपका ट्रीट हो जाता है। अगर आपके सोसाइटी में मोबाइल टावर है तो मोबाइल टावर का भी इनकम ट्रीट किया जाएगा, वो भी इनकम करके ट्रीट होता है। मोबाइल टावर के बारे में अलग बातें हैं क्योंकि वो मोबाइल टावर में जो इनकम आता है तो वो इनकम टैक्सेबल होता है और उसके ऊपर टोटल टैक्स 30% जाता है। अब ये टैक्स के लैब्स क्या है, इसमें 1 रुपये से लेकर 10,000 तक आपको 10% टैक्स भरना है। 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक, 1 रुपये से लेकर 20,000 तक आपको 20% टैक्स भरना है। और 20,000 के ऊपर का जो अगर आपका प्रॉफिट दिखाई दे रहा है या सरप्लस है या इनकम कहीं से मिलता है तो वो अमाउंट पे आपको 30% टैक्स देना है। जब भी मोबाइल टावर है या होर्डिंग्स है आपके सोसाइटी में या आउटसाइडर्स का अगर कुछ आपको इनकम कहीं से आता है और कॉन्फ्रेंस हॉल है समझो आपका, वो आपने समझो रेंट से दे दिया किसी संस्था को किसी प्रोग्राम के लिए, तो वो सारे लोग आपको जो पेमेंट करेंगे, सोसाइटी को जो इनकम होगा उससे, उसमें से 10% आपके टीडीएस के काट के आपको बचा हुआ पैसा दे देंगे। तो आपको क्या करना है, उस वक्त जो इनकम टैक्स का आगे साल जाके आप एक रिटर्न भरेंगे तो उसमें 10% तो वो जो संस्था है उन्होंने तो आपके कट किए और ऊपर के जो 20% है, 20% जो अमाउंट होती है वो आपको इनकम टैक्स के रिटर्न में भरनी होती है।
उसके बाद आपको कॉपी कौन सी रखनी है, अगर आपने रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट किया है तो ये मैंने अगर ये शब्द यहाँ पे यूज किया, अगले साल से ये अगर शब्द गायब हो जाएगा। आपको रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट करना ही करना है, ये कंपलसरी है। कल के वीडियो में भी जो मैंने कल अपलोड किया था उसमें भी मैंने रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट अगर नहीं सबमिट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके बारे में डिस्कस किया था। तो अगर रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट ये शब्द ना यूज़ करते हुए रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट अगर ये आपने जो दिया था उसकी कॉपीज़ भी ऑडिट ये आपके रिकॉर्ड्स में रखो, ताकि ऑडिटर को ये पता चले कि आपने प्रीवियस ईयर का जो ऑडिट हुआ उसका रेक्टिफिकेशन करके रिपोर्ट रजिस्ट्रार को सबमिट किया है। उसके बाद बारी आती है सोसाइटीज़ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, शॉप रहते हैं तो शॉप खरीदी बिक्री हो जाती है, फ्लैट्स रहते हैं वो बेचे खरीदे जाते हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो हुए जिनको शेयर ट्रांसफ़र प्रपोजल्स बोलते हैं, तो वो शेयर ट्रांसफ़र की पूरी डिटेल्स आपको ऑडिटर को वेरिफिकेशन के लिए देनी होती है। उसके बाद आती है बारी मैनेजिंग कमेटी के मिनट्स बुक। उसमें साल के 12 मिनट्स लगते हैं मैनेजिंग कमेटी के। हर महीना एक मीटिंग, कम से कम एक महीना एक मीटिंग लेनी पड़ती है। तो आपके हर महीने की एक मीटिंग, ऐसे कुल 12 मीटिंग आपको दिखाने हैं जो हो गए करके, और उसमें पूरा मिनट्स ठीक तरह से लिखा होगा। मिनट्स किस तरह से लिखते हैं इसके लिए एक सेपरेट से लेक्चर में आप ये यहाँ पे अपलोड करूँगा, तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि मिनट्स किस तरह से लिखा जाता है, प्रॉपर वे क्या है मिनट्स लिखने का। तो आपको फ़िलहाल क्या करना है कि मैनेजिंग कमेटी के मिनट्स रखने हैं रिकॉर्ड में ऑडिटर्स के वेरिफिकेशन के लिए। उसके साथ में एजीएम के मिनट्स रखने हैं, बायलॉज कॉपी रखनी है, इंश्योरेंस की कॉपी रखनी है, अगर कन्वेंस डीड हुआ है तो कन्वेंस डीड की कॉपी रखनी है। और उसके साथ जो बाकी के मैंडेटरी रजिस्टर्स रहते हैं उसमें आता है एक पहला रजिस्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आई फॉर्म, उसको आई रजिस्टर बोलते हैं। उसके बाद आता है जे फॉर्म जिसको जे रजिस्टर बोलते हैं। उसके बाद आता है शेयर रजिस्टर, उसके बाद आता है नॉमिनेशन रजिस्टर, फिर आता है इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, फिर आता है मॉर्गेज रजिस्टर, प्रॉपर्टी रजिस्टर, डेट स्टॉक रजिस्टर, एक्टिव मेंबर्स का रजिस्टर। ये सब रजिस्टर्स आपको ऑडिटर्स के वेरिफिकेशन के लिए रखने होते हैं। सबसे बड़ी कश्मकश क्या होती है ऑडिटर्स और सोसाइटी के बीच में, तो कैश बैलेंस। ऑडिटर या अकाउंटेंट जो रहता है वो अकाउंटिंग करके उसका एक XYZ बैलेंस निकलेगा और आप बोलेंगे मेरे पास ABC है। तो ये ना हो, इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रखनी है, तो आपने आपका जो पेटी कैश बुक रखा है तो वो पेटी कैश बुक आपको रिकॉर्ड पे उनको देना होता है। तो उसमें क्या है कि आपने कितना बैलेंस निकाला है वो भी वेरीफाई होता है। उसमें अगर आपका कहीं टोटल मिस्टेक आपने की है तो वो भी कंफर्म हो जाती है। आपने कोई ऐसे खर्चे किए कि जिसके वाउचर में एंट्री नहीं है लेकिन एक्चुअल में खर्चे हुए थे, तो उसके वाउचर्स आपको बनाने के लिए बोले जाते हैं। या तो फिर ऐसा होता है कि वाउचर की फाइल में वाउचर होता है लेकिन आप एंट्री लेना भूल जाते हो, तो वैसे भी डिफरेंसेस आ जाते हैं और फिर आपका पेटी कैश बैलेंस और मेन कैश बुक बैलेंस टैली हो जाता है। तो पेटी कैश बुक आपकी रफ डायरी भी रहेगी, आया कितना पैसा, पहले ओपनिंग बैलेंस में आपके पास कैश कितनी थी, साल भर में आपको कैश कौन से सोर्सेज से मिली और आपने कहाँ पे कैश खर्चा की है, और उसके बाद आपके पास एंड में कितना बैलेंस बचा है, ये सब जानकारी आपको ऑडिटर्स को देनी होती है, वो पेटी कैश में मिलती है। सोसाइटी में बड़े बड़े खर्चे होते हैं जिनको हम कैपिटल एक्सपेंसेस बोलते हैं। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए भी वो क्या क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है उसके लिए भी एक अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा मैं। लेकिन फिलहाल जो बड़े खर्चे हम लोग, ये कैपिटल एक्सपेंसेस टेक्निकल टर्म नहीं बोलता मैं, जो रिपेयरिंग मेजर रिपेयर्स के खर्चे होते हैं तो उसके लिए क्या केयर लेनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर्स को स्क्रूटिनी के लिए देना पड़ता है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो भी कैपिटल एक्सपेंस आपने किया है उसका प्रायर रिजोल्यूशन पास जनरल बॉडी में हुआ है तो वो उसकी डिटेल्स रेडी रेफरेंस के लिए अगर उसका प्रिंट आउट है तो वो प्रिंट आउट जोड़ के ही रखिए, क्योंकि ये जो बड़ा काम हम लोग ने बिल्डिंग प्लास्टरिंग का किया सपोज आपने, तो बिल्डिंग प्लास्टरिंग के काम के लिए जनरल बॉडी में ये इसका रिजोल्यूशन पास हुआ था, उसकी एक कॉपी रखो या तो फिर वो नोट रखो उनको कि बाबा ये इसमें आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद उसके जो कोटेशन है, कोटेशन उसकी फ़ाइल तैयार करो आप मेजर रिपेयर फंड की,
एक्सपेंसेस की, तो उसमें कम से कम 4 कोटेशंस आपको जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स है या तो फिर जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट जो ठेकेदार है उसके जो कोटेशंस है, तो आपको मिनिमम 4 कोटेशंस रिकॉर्ड पे दिखाने हैं। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर आप अपॉइंट करेंगे उसके पास से वो जो कॉन्ट्रैक्टर जो अपॉइंटेड है उसका पैन नंबर आपको लेना है, और जो भी आप उसको पेमेंट करेंगे तो वो अगर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर है तो उसका 1% TDS अमाउंट काटना है। सपोज़ आपने उसको 1 लाख रुपए का पेमेंट किया तो आपको उसको 1% 1% उसमें से 1000 रुपया डिडक्ट करके एज ए TDS डिडक्ट करके उसको बाकी के 99,000 उसको पे करने हैं। और अगर ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म है या तो फिर लिमिटेड कंपनी है तो उनका TDS आप 2% के हिसाब से काटेंगे। और प्रोफेशनल सर्विसेज अगर कोई करता है, सपोज़ लीगल कंसल्टिंग आपने लिए तो प्रोफेशनल सर्विस में आती है, या तो फिर स्ट्रक्चरल ऑडिट किया है तो वो भी पर्सनल सर्विसेज में आता है। तो ऐसे कोई कंसल्टेंसी का या आर्किटेक्चरल का कुछ आपने अगर सर्विसेज लिया है तो उनको जो पैसा जाता है वो TDS उसमें से प्रोफेशनल सर्विसेज को 10% कट होता है। तो ये बातें याद रखिए। उसके बाद जो TDS आप भरते हो, तो अगर सपोज़ ये महीने में आपने किसी का पेमेंट TDS का कट किया है, सपोज अगर मुझे आपने पेमेंट किया तो मेरा TDS आपने कट किया है, अगर 1000 रुपीज़ अगर TDS मेरा कट किया तो वो 1000 आपको गवर्नमेंट का ट्रेजरी में अगले महीने के 7 तारीख तक भरना होता है। तो ये बात याद रखिए। TDS जो काटा हुआ है उसके पूरे TDS के रिटर्न्स, उसकी फाइल सब ऑडिट के लिए आपको रेडी रेफरेंस रखना है, नहीं तो ऑडिट में रिमार्क आ जाएगा कि आपने TDS नहीं किया था। इंश्योरेंस की अगर आपने किया होगा सोसाइटी का तो आप इंश्योरेंस की पॉलिसी की डिटेल्स आपके वाउचर के फाइल में रखिए। उसके बाद अगर आपका कन्वेंस हुआ है तो कन्वेंस की भी पूरी जानकारी, अभी जो A फॉर्म और 7 नंबर का फॉर्म आता है, फॉर्म नंबर 7 एंड फॉर्म नंबर A आता है, नया जो ऑडिट रिपोर्ट है मराठी में, उसमें कन्वेंस की पूरी जानकारी देनी पड़ती है। तो कन्वेंस किस डेट को हुआ, उसका डॉकेट नंबर क्या था, सोसाइटी का टोटल एरिया कितना है, लीज अगर है तो लीज का नंबर क्या है, ये सब बातें लेनी पड़ती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके रिकॉर्ड में होनी चाहिए। कन्वेंस डीड अगर हुआ है तो उसके पहला जो पेज है या तो फिर जो लास्ट पेज है कन्वेंस डीड का, उसका एग्रीमेंट का एक कॉपी अगर आपके पास रहेगा तो जस्ट एक कॉपी रेफरेंस के लिए, रिकॉर्ड के लिए आपके ऑडिट के रिकॉर्ड में रखो। दूसरी बात, जब बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आपको, अभी सपोज किसी सोसाइटी ने से समझो 15 या 20 लाख के ऊपर अगर काम किया है, समझो करना चाहती है, तो वो अगर सोसाइटी पुरानी है, 15 साल पुरानी सोसाइटी है, तो पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट करा लीजिए और स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद ही खर्चे कीजिए। डायरेक्ट अपनी मर्जी से प्लास्टर ख़राब हो गया या पेंटिंग ख़राब हो गया करके खर्चे मत करो अगर पुरानी बिल्डिंग है तो, क्योंकि बिना स्ट्रक्चरल ऑडिट आप करेंगे तो वो तकलीफ़ वाली बात होगी। और जो भी काम आपको 15 साल के बाद करना है तो पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट करो। स्ट्रक्चरल ऑडिट में आपको ये बातें पता चल जाती है कि कहाँ पे खर्चा करना है कि नहीं करना है, ये भी बातें बताई जाती है। तो अनवांटेड आपके खर्चे भी बचते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो वो खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट कराओ अगर बिल्डिंग पुरानी है तो, और फिर आप सोसाइटी के काम कराओ। तो स्ट्रक्चरल ऑडिट की कॉपी भी आपके यहाँ पे होनी ज़रूरी है। अगर बड़े पैमाने पर आपने काम किया है, ज़्यादा अमाउंट की लागत आपको लगती है, तो उसमें आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि सोसाइटी के जो कमेटी पर्सन्स है उसमें सिविल के एक्सपर्ट्स कोई नहीं रहते हैं, तो आपको उसमें क्या करना होता है, एक क्वालिफाइड सुपरवाइज़र अपॉइंट करना होता है। क्वालिफाइड सुपरवाइज़र अपॉइंट करने के बाद क्या होता है कि अगर समझो प्लास्टरिंग करना है तो प्लास्टरिंग में सीमेंट कितना, सीमेंट में रेती कितनी मिक्स करनी है, कौन सा सीमेंट यूज़ करना है, कितने कोट्स देने हैं, ये सब क्वालिफाइड सुपरवाइज़र चेक करता है। जो काम कॉन्ट्रैक्टर ने किया है वो काम का पूरा डिस्क्रिप्शन क्वालिफाइड सुपरवाइज़र के पास जाता है। वो इंस्पेक्शन करते हैं काम ठीक ढंग से हुआ है नहीं हुआ है, उसके इन्वॉइसेस चेक करते हैं, उसने रेट से आपके कोटेशन में दिए उसके हिसाब से लगाया कि नहीं, मार्केट में जो रेट है उसके अनुसार रेट लगाया कि नहीं लगाया, गलत तरीके से कुछ इन्वॉइसेस बनाए कि नहीं बनाए, ये सब क्वालिफाइड सुपरवाइज़र चेक करता है। वो आपको अप्रूव करके देता है कि इतना पेमेंट इसका अप्रूव है, उतना कर सकते हो, तो उतना ही पेमेंट आपको कॉन्ट्रैक्टर को करने में सुविधा होती है। नहीं तो आप दे जाएंगे पैसे, कॉन्ट्रैक्टर काम अगर समझो ठीक ढंग से नहीं करता है और दूसरी भाषा में बोले तो आपको चूना लगा के चला गया, तो फिर मुश्किल बात हो जाएगी, कमेटी मुश्किल में आ जाएगी। इसके लिए
20 लाख के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट्स आप करने हैं तो उसके लिए क्वालिफाइड सुपरवाइज़र का अपॉइंट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका टेंशन उसमें चला जाएगा, वेरिफिकेशन चेकिंग सब उनके पास से होगा। दूसरी बात यह है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स आपके जैसे जैसे काम कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे वो काम का इनवॉइस आपको छोड़ देगा। तो जैसा जैसा उनके पास से इनवॉइस आपको आता है तो पहले तो वो क्वालिफाइड सुपरवाइज़र के पास ही जाता है, वो सब वेरिफिकेशन करके वो पेमेंट अप्रूवल दे देते हैं और अप्रूवल उनका आने के बाद आप पेमेंट करते हो। तो वो जो आप उनको पेमेंट करेंगे उसकी रिसीट उनके पास से आनी ज़रूरी है। हर एक जो काम जॉब पूरा करेगा उसका इनवॉइस भी मिलना चाहिए और उसकी रिसीट भी मिलनी चाहिए। रिसीट में रेवेन्यू स्टैम्प का होना ज़रूरी है, नहीं तो वो ऑडिट में रिमार्क आएगा कि रेवेन्यू स्टैम्प रिसीट उसके रिकॉर्ड में नहीं है। अगर जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो आपने अगर जीएसटी का बिल लिया है तो जीएसटी के बिल्स आपके रिकॉर्ड में होने ज़रूरी होते हैं। दूसरी बात ये तो हो गई मेजर रिपेयर फंड की बात। अभी शुरू में मैंने जिक्र किया था कि जो सोसाइटियाँ खुद अकाउंटिंग करती है तो ये तो सारी बातें तो उनको देनी है। पहले मैंने बोला था कि उनके बिल और रिसिट रजिस्टर लगेंगे और दोनों सोसाइटी में लगते हैं, और जो मैनुअल काम करती है उनका मैनुअल जो बचा हुआ पार्ट रहता है उसका कार्बन कॉपी वो लगता है। तो अभी जो सोसाइटी खुद अकाउंटिंग करती है उनको एडिशनल डिटेल क्या देना है? एडिशनल डिटेल में उनको कैश बुक देना है, कैश बैंक बुक, बैंक बुक, ये दोनों चीज़ें देनी है। पर्सनल लेजर्स जिसमें मेंबर्स की पूरी पर्सनल जो आवाजानी रहती है साल भर की उसका हर एक मेंबर का लेजर रहेगा, वो लेजर की कॉपी देनी है। और उसके बाद पर्सनल लेजर के बाद आपको एक्सपेंस लेजर देने हैं, जेवी रजिस्टर देना पड़ेगा और रिसिट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट और ड्यूज आउटस्टैंडिंग का स्टेटमेंट एंड फिक्स डिपॉजिट का स्टेटमेंट। ये सब बातें आपको एडिशनली अगर आपने अकाउंटिंग किया है तो ये सारे रिकॉर्ड्स के साथ आपको अकाउंटेंट को देनी है। और दूसरी बात, अकाउंटिंग कराने से पहले अगर सोसाइटी में अगर आपने बाहर बैलेंस शीट बनाने को दी है, आउटसोर्स किया है अगर आपका काम, तो प्रोविजंस कौन से लेने हैं, क्योंकि अकाउंटेंट को तो प्रोविजंस स्टैंडर्ड जो प्रोविजन है वो मालूम रहता है, लेकिन एडिशनल अगर किसी का पेमेंट देना बाकी है, किसी का ड्यूज आउटस्टैंडिंग है, तो वो प्रोविजंस होने आपको उनको वो इन्फॉर्मेशन अकाउंटेंट को देनी पड़ेगी। तो वो बातें सब वो आपके अकाउंटिंग में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। स्टैंडर्ड प्रोविजंस में क्या आता है? सैलरी आती है, स्वीपर सैलरी, वॉचमैन सैलरी, सिक्योरिटी सैलरी ये आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का प्रोविज़न आएगी, वाटर चार्जेस की प्रोविज़न आएगी, अगर म्यूनसिपल टैक्स का कुछ अंश देना बाकी है तो उसकी प्रोविज़न आएगी, अकाउंट्स राइटिंग की चार्जेस आउटस्टैंडिंग आते हैं, ऑडिट फ़ी के आते हैं, सब्सक्रिप्शन फ़ी की प्रोविज़न आती है। इतनी सारी प्रोविज़न स्टैंडर्ड रहती है, प्रोविज़न आती ही है। और उसके बाद अगर दूसरे कुछ आपके खर्चे हैं, किसी से माल आपने लिया है और उसका पैसा अगर देना बाकी है और अगर आप वो दिखाना चाहते हैं तो वो प्रोविज़न की इन्फॉर्मेशन आपको लिस्ट अकाउंटेंट को देनी होती है। ये सब होने के बाद आपका अकाउंटिंग पूरा होगा। अकाउंटिंग पूरा होने के बाद फिर या तो अपने अकाउंट्स और ऑडिट दोनों भी साथ संस्था को दिए हैं किसी के, तो वो पहले अकाउंटिंग पूरा करेंगे और अकाउंटिंग के बाद आपको ऑडिट होगा। और यदि आपने पूरा बैलेंस शीट बना के दिया होगा तो डायरेक्ट वो ऑडिटर ऑडिट करेगा। अभी जब ऑडिट की बारी आती है तो ऑडिट रिपोर्ट जब ऑडिटर करेगा तो वो डायरेक्ट उसको फाइनल मत बोलो करने के लिए, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में कभी कभी जानकारी पूरी ना होने की वजह से कुछ एरर रह जाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन कवर अप होना बच जाती है। तो पहले क्या करो, ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट करने के बाद उनको बोलना कि बाबा पहला ड्राफ्ट ऑडिट की कॉपी आप हमें दे दीजिए, सोसाइटी के पास ले लो। वो ड्राफ्ट कॉपी लेकर उसमें वो पूरा रिपोर्ट आपकी कमेटी में चेक करो। चेक करने के बाद सभी पूरी इन्फॉर्मेशन जितना आपने सब कुछ दिया है लेकिन फिर भी उसने ऑडिट में डाला है या अगर रिमार्क्स में डाला है तो वो सब आपने जितना कंप्लायंस किया है वो सारी बातें बराबर ऑडिट रिपोर्ट में गई कि नहीं, या तो उन्होंने कवर किया कि नहीं, ये सब देखो। उसका अगर कुछ गलतियां हैं, उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है या तो फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि प्रोवाइड आपने तो कंप्लाई किया लेकिन ऑडिट में रिमार्क आया, तो वो सब रिमार्क रिमूव करके क्लीन रिपोर्ट लेके फिर उसका कॉपी फाइनल करो। क्योंकि एक बार रजिस्ट्रार को ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी सबमिट होती है फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचता, वो आप उसका रेक्टिफिकेशन और बाकी सब फिर तकलीफ वाली बातें होती है। तो इसके ये सब ना हो, इसके लिए आप पहला ड्राफ्ट कॉपी लीजिए, ड्राफ्ट कॉपी चेक कीजिए और उनको दीजिए। बैलेंस शीट का भी वही है, तो बैलेंस शीट भी डायरेक्ट, क्योंकि बहुत सारे ऑडिटर क्या करते हैं कि सीधा बैलेंस शीट
सोसाइटी को देते हैं और बोलते हैं कि साइन करके दे दो। ये गलत सिस्टम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस शीट सोसाइटी को पहले रफ ड्राफ्ट दे दो, उसमें अगर उनके कुछ डाउट्स है, कुछ अगर शंका है उनकी, तो वो पहला उसको रेक्टिफाई करो, उनके डाउट्स क्लियर करो और फिर बैलेंस शीट फाइनल करो। बैलेंस शीट अगर आपको नहीं समझ में आती है तो किसी को कंसल्ट करके आप बैलेंस शीट समझ लो। सोसाइटी का कोई अकाउंटिंग अगर मेंबर जानता है तो उसके पास बैलेंस शीट दे दो, उसको पूछो कि बाबा इसमें क्या है, बैलेंस शीट किस तरह से चेक करनी, हाउ टू रीड द बैलेंस शीट ऑफ द सोसाइटी करके एक नया चैप्टर मैं यहाँ पे 1-2 दिन में अपलोड करूँगा, तो वो भी आपको समझ में आएगा। तो मेरा ये उद्देश्य है कि ये साल का जब ऑडिट करेगी, कोई भी सोसाइटी ऑडिट करना चाहेगी, तो उनको कोई भी गलत आदमी उनको एक्सप्लॉइट ना करे, उनको गलत जानकारी ना दे, अगर उनको ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का तो उसका गलत फ़ायदा ना उठाए। ये मेरा इसके पीछे उद्देश्य है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जानकारी देना चाहता हूँ आपको, इसके बारे में अवेयरनेस लाना चाहता हूँ। सही जानकारी क्या है कि ऑडिट बैलेंस शीट किस तरह से चेक करते, एज ए सेक्रेटरी या तो एज ए कमिटी पर्सन बैलेंस शीट में हमने क्या चेक करना है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मेरे अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है उसका आपको लाभ होगा। ज़्यादा और भी अगर कुछ जानकारी आप पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9224453679। मेरा नाम है अशोक कुलकर्णी। ये सब वीडियोस आपको अगर रेगुलर अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो या आपको ऐसा लगता है कि जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो मेरे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, लेकिन सिर्फ वो देखने के लिए आपको इधर उधर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइटम है उसको एक बार दबा के बेल मार दीजिए। तो पहली बार आपको एक ही बार बेल लगानी है, तो बाद में जब भी जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास बेल बजती रहेगी और वो वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।